हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द हिंदू एनालिसिस फॉर 12th ऑफ जनवरी 2024। तो 12 जनवरी 2024 की एनालिसिस एक बार देख लेते हैं। जो इंपॉर्टेंट न्यूज है उनको शॉर्ट में डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा। डायरेक्ट टैक्स किटी जो है वो उसने क्रॉस कर दिया 80% ऑफ 2023-24 का टारगेट। तो जो नेट कलेक्शंस हैं वो टच कर गए हैं 14.7 लाख करोड़ बाय जनवरी 10th, और जो ग्रोथ है वो 19.4% से ओवर की है, और 19.4% की रही है ओवर द कॉरेस्पॉन्डिंग पीरियड 2022-23। और प्रोविजनल जो डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन है वो कंटिन्यू कर रहे हैं स्टडी ग्रोथ रजिस्टर करते हुए। तो जो टैक्स मॉपअप है उसे ये बताया गया है जो डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन है वो 80.61% जो उन्होंने बजट एस्टिमेट जो अचीव कर दिया है फिस्कल ईयर 2024 का जनवरी 10 को। जो ग्रोथ डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन था वो लगभग 17.18 लाख करोड़ पहुंच गया है, और ईयर ऑन ग्रोथ की अगर बात करें तो 16.7% का ग्रोथ है। नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन जो है आफ्टर रिफंड अगर देखें तो वो स्टैंड करता है 14.70 लाख करोड़ पे, और जो ईयर ऑन ग्रोथ रिफ्लेक्ट कर रहा है वो 19.4% कर रहा है। जो नेट कॉर्पोरेट इनकम टैक्स है वो भी ग्रोथ हुई है उसकी 12.37% से, और जो नेट पर्सनल इनकम टैक्स है वो ग्रोथ हुई है 27.26% से ईयर ऑन ईयर। वहीं जो रिफंड है अमाउंटिंग टू रुपीज 2.48 लाख करोड़ वो इशू कर चुका है हम April 1 2023 से जनवरी 10 2024 के बीच में। तो ये जो है नेट टैक्स डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में जो इंप्रूवमेंट है वो काफी अच्छी खबर है। साउथ अफ्रीका ने एक्यूज किया इसराइल को ऑफ जिनोसाइड। पैलेस्टीन में जो अटैक हुआ है उस पैलेस्टीनियंस के जो अगेंस्ट अटैक चल रहा है गाजा में उसके लिए, और वो यूनाइटेड नेशन का जो कोर्ट है उसमें भी पहुंच गया है। ठीक है ना। साउथ अफ्रीका जो है यूनाइटेड नेशन के टॉप कोर्ट में जो है थर्सडे को पहुंचा, और उसने अर्जेंटली बोला है कि ऑर्डर करे टू होल्ड द टू द कंट्रीज मिलिट्री ऑपरेशन। जो इसराइल के मिलिट्री ऑपरेशन चल रहे हैं उस पर इमीडिएटली जो है होल्ड किया जाए। वहीं पे जो इसराइल है उसने जो है इसको जाहिर सी बात है डिनाई किया। उसने बोला है कि जीनोसाइड एक तरह से हमास ने किया था, जबकि ब्लेम जो है उनको किया जा रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट खबर है। तो अटल सेतु जो है वो मुंबई नवी मुंबई को के बीच में जोड़ने के लिए जो बनाया गया है, और कम्यूट टाइम जो है वो 20 मिनट कर देगा उसको, जो अभी 2 आवर्स की ड्राइव होती थी। ठीक है ना। और कटिंग एज जापानीज टेक्नोलॉजी के साथ जो है मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक जो है तैयार किया गया है, जिसको अटल बिहारी वाजपेयी सेवरी नहावा सेवा अटल सेतु के नाम से जाना जाता है। और वही है हार्डवेस्ट 2 आवर लॉन्ग जर्नी जो है उसको कट कर देगा, मुंबई और नवी मुंबई को ये जोड़ रहा है, और अब केवल 20 मिनट की राइड जो है वो रह जाएगी। तो आप देख सकते हैं ये पिक्चर में, ये जो है बेसिकली सी ब्रिज है एक। ठीक है, आगे देखते हैं एडिटोरियल में स्पीकर्स कोर्ट। तो जो अभी जो नार्वेकर जी थे, राहुल नार्वेकर, महाराष्ट्र के असेंबली स्पीकर, उन्होंने जो अभी जो डिसीजन दिया था उसके रिगार्डिंग ये है जो पावर टू डिस्क्वालीफाई शुड बी इन इंडिपेंडेंट है, उसके रिगार्डिंग ये बात कही गई है कि जो पावर होनी चाहिए डिस्क्वालीफाई करने के लिए एमएलए की वो किसी इंडिपेंडेंट आदमी को होनी चाहिए। अगर रूलिंग पार्टी का कोई या इस तरीके से मतलब बायनेस उसमें आएगी तो ये सही नहीं है। तो ये जो बेसिकली डिस्क्वालिफिकेशन हुआ था, इट डेमोन्स्ट्रेट्स व्हाई द एडजुडिकेटरी फंक्शन अंडर द एंटी डिफेक्शन लॉ शुड नॉट बी इन द हैंड्स ऑफ प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स इन द लेजिस्लेचर। तो यहाँ पे एडिटर ने यही बात बोली है कि यह दर्शाता है कि एंटी डिफेक्शन के जो लॉ हैं उसमें जो एडजुडिकेटरी फंक्शन है वो क्यों जो है प्रिजाइडिंग ऑफिसर के हाथ में नहीं होने चाहिए। ठीक है ना। तो ऑथर ने यहाँ पे लास्ट में यही कंक्लूड है, एज लॉन्ग एज डिफेक्शन डिस्प्यूट्स आर इन हैंड्स ऑफ स्पीकर्स एंड नॉट एनी इंडिपेंडेंट अथॉरिटी, पॉलिटिकल कंसिडरेशंस विल अनडाउटेडली कास्ट अ शैडो ऑन सच रूलिंग्स। तो जाहिर सी बात है पॉलिटिकल जो कंसिडरेशन है उनका तो वो रहने ही वाला इम्पैक्ट अगर किसी इंडिपेंडेंट अथॉरिटी के हाथ में आप ये चीजें नहीं देंगे तो। ठीक है ना। शो ऑफ फेयरनेस, जो डब्ल्यू का रोटेशनल प्लान है हमने कल भी डिस्कस किया था, वो स्टेट्स के लिए और यूनिट टेरिटरी वो इक्विटेबल वन जो है एक तरह से देखा जा रहा है। तो डिफेंस मिनिस्ट्री ने फाइनलाइज किया रोटेशनल प्लान, जिसमें इंश्योर करेंगे कि जो सारे के सारे स्टेट्स और यूनिट टेरिटरी जो है उनको चांस मिलेगा अपने अपने डब्ल्यू जो रिपब्लिक डे परेड वाले दिन विद इन अ 3 ईयर साइकिल जो है उनको चांस मिलेगा कि वो अपने वो रिप्रेजेंट कर सके। और वेलकम स्टेप इसको माना जा रहा है क्योंकि इट विल पोटेंशियली अवॉइड कंट्रोवर्सी ओवर द सिलेक्शन ऑफ द डब्ल्यू दैट हैज बिकम एन अनफॉर्चुनेट एंड फ्रीक्वेंट अकम्पनीमेंट ऑफ द परेड। तो ये जो कंट्रोवर्सी चल रही थी ये बेसिकली दूर होने में जरूर इसमें हेल्प मिलेगी, तो इसलिए वेलकम स्टेप तो है ये। तो ओनली अराउंड 15 और 16 डब्ल्यू फ्रॉम स्टेट ड्यूटी आर सेलेक्टेड ईच ईयर। तो हर साल लगभग 15-16 ही सिलेक्ट हो पाती हैं। तो इसमें ऑब्वियसली ये तो पॉसिबल नहीं है कि सबको अकोमोडेट किया जा सके। ठीक है ना। और लेकिन ये है कि जो टैब्ल्यू रह गए थे जिन स्टेट्स के उनको बुलाया गया था कि अपने टैब्ल्यू आप जो शोकेस कर सकते हैं, जो भारत पर्व होता है जनवरी 23 से 31 के बीच रेड फोर्ट पे, आप वहां पे उसको शोकेस कर सकते हैं। जो एलिगेशंस थी वो स्टेट्स ने ये लगाई थी कि जो डिस्क्रिमिनेशन हुआ है विद रिस्पेक्ट टू देयर प्रपोजल्स
It may or may not be unfounded, but the selection process has to be apolitical and conducted in a ट्रांसपेरेंट मैनर while maintaining standards to avoid questions in the first place। तो ऑथर ने ये बोला है कि जो एलिगेशंस लगाए थे वो बेशक हो सकता है फाउंडेड हो अनफाउंडेड हो, लेकिन ये सिलेक्शन प्रोसेस वो एपॉलिटिकल होना चाहिए और साथ साथ एक ट्रांसपेरेंट मैनर में जो है वो होना चाहिए, और साथ साथ जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको भी मेंटेन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप जो स्टैंडर्ड रखे उनको मेंटेन ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। तो while marching contingents and military platforms at the parade showcase the nation's military fight, जो टैब्ल्यू होते हैं और जो परफॉर्मेंसेज की जाती हैं वो दे होल्ड ए लेंस टू द कंट्रीज कल्चरल स्प्लेंडर एंड डाइवर्सिटी। तो मिलिट्री माइट को दिखाता है हमारे जो मार्चिंग कंटिजेंट्स है वो, और साथ साथ जो हमारे कल्चरल स्प्लेंडर और डाइवर्सिटी है उसको ये टैब्ल्यू और जो परफॉर्मेंसेज होते हैं वही दर्शाते हैं। तो इस बैकड्रॉप में जो कंट्रोवर्सी ये चल रही थी, इस बैकड्रॉप में जो ईयर आफ्टर ये कंट्रोवर्सी देखने को चल रही थी, ये जो नया प्रपोजल है रोटेशनल अपॉर्चुनिटी का ईच स्टेट ड्यूटी के लिए, इट ऑफर्स अ फेयरर मोर ट्रांसपेरेंट एंड मैकेनिज्म। तो ये ऑथर ने यहाँ पे फाइनली कंक्लूड किया है। आगे देखते हैं, इंडियन पार्लियामेंट अ प्रॉमिस स्पंड। तो यहाँ पे बहुत बहुत ऑथर ने बोला है जो स्टेट ऑफ पार्लियामेंट जो आज की देखते हैं इट मार्क्स अ डिक्लाइन, जहां dispensation that has found endorsement from the citizen community, it hardly exerts itself to ensure that the political opposition is the voice of the nation। तो जहां पहले अगर आप देखें तो पॉलिटिकल अपोजिशन को एक इंपॉर्टेंट प्लेस दिया जाता था, लेकिन अभी वो टाइम में, अभी प्रेजेंट टाइम में जो थोड़ी सी वो सिचुएशन है वो डिक्लाइन में देखने को मिल रही है। तो बेसिकली ऑथर ने यहाँ पे शुरुआत तो ये की, जब शुरू हुआ था तो कई सारे जो है मॉडल्स प्रेजेंट किए गए थे। ऐसा नहीं है कि पार्लियामेंट एकदम से आ गया था, बहुत सारे मॉडल जो है वो सजेस्ट किए गए थे। जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी वो एक क्लोजली डेलिबरेटिव प्रोसेस का आउटकम था, ऐसे नहीं कि जस्ट ऐसे ही चूज कर लिया। बहुत सारे कंटेस्टेशन हुए थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, आउटसाइड उसके आउटसाइड भी कंटेस्टेशन हुए थे, और किस तरह की गवर्नमेंट होनी चाहिए जो बेस्ट सूट करेगी इंडिया के लिए। तो वहां पे 4 स्टांसेस थे जिसमें डिबेट हुई थी, प्रेसिडेंशियल फॉर्म होनी चाहिए, इंडियन ऑर्थोडॉक्सी होनी चाहिए, स्वराजिस्ट होनी चाहिए या पार्लियामेंट्री होनी चाहिए। और उसमें फाइनली जो है सबके आर्ग्यूमेंट्स अलग अलग थे, कुछ जो जो इसको फेवर कर रहे थे इन 4 सिस्टम्स को उन्होंने अपने अपने आर्ग्यूमेंट दिए थे, सजेस्ट करे थे, लेकिन फाइनली जो है वो चूज किया गया कि हम जो है वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ जो मॉडल है उसको हम बनाएंगे, उसको इंडिया के लिए चूज किया गया और वो सूट करेगा। देयर नीड्स टू बी अ डिसाइसिव अथॉरिटी व्हिच कैन क्लेम इटसेल्फ एज द वॉइस ऑफ द सिटीजन कम्युनिटी एट लार्ज एंड बीइंग गार्जियंस ऑफ इट मैंडेट। तो इसका बेसिकली जो रीजन दिया गया था वो पहला तो ये दिया गया था कि एक ऐसी डिसाइसिव अथॉरिटी होनी चाहिए जो बेसिकली क्लेम करे एज ए वॉइस ऑफ सिटीजन कम्युनिटी, और जो उनके गार्जियंस और उनके मैंडेट्स जो है पब्लिक के जो सिटीजन्स के हैं या कम्युनिटी के हैं उनको वो एज ए गार्जियन जो उनको फुलफिल कर सकें। जो दूसरा था वो ये था कि जो एग्जीक्यूटिव है इट मस्ट बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू दिस रिप्रेजेंटेटिव अथॉरिटी, क्योंकि अगर एग्जीक्यूटिव ट्रस्ट जो पॉपुलर इलेक्टेड हाउस है उसका ट्रस्ट लॉस कर देता तो यानी कि वो नो लॉन्गर इट कैन कंटिन्यू इन द ऑफिस। तो दूसरा रीजन ये था, और इसके अलावा 2 एडिशनल आर्गुमेंट भी दिए गए थे जो इसके प्रोटोगनिस्ट थे इस पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के, उन्होंने जो है 2 और एडिशनल दिए थे। पहला ये कि जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है इट मार्क्स अ बेटर स्पेस फॉर माइनॉरिटीज इन द पॉलिटिकल एरिना टू मेक देयर केस इन कंपैरिजन टू द प्रेसिडेंशियल सिस्टम। प्रेसिडेंशियल सिस्टम के मुकाबले जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो माइनॉरिटीज के लिए एक बेटर स्पेस जो है प्रोवाइड करता है पॉलिटिकल एरिना में, उनका केस जो है वो अपना रिप्रेजेंटेशन वहां पे दे सके, ठीक है ना। इट डज नॉट एज्यूम व्हाट इज गुड फॉर सिटीजन कम्युनिटी इन एडवांस एज अदर कंपीटिंग मॉडल। जैसे बाकी कंपीटिंग मॉडल जो है एज्यूम कर लेते हैं कि कम्युनिटी के लिए, सिटीजन कम्युनिटी के क्या गुड एडवांस में ही वो एस्टिमेट कर लेते थे, ऐसा इसमें नहीं था। यहाँ पे बेसिकली आपके माइनॉरिटी के इशू जो थे वो भी आप रिप्रेजेंट कर सकते थे। दूसरा जो आर्गुमेंट था एडिशनल वाला वो ये था, इट हैज बेटर कैपेसिटी टू रीच आउट टू द एथनिक एंड कल्चरल डिफरेंसेस एज दे कैन इफेक्टिवली रैली इन द चॉइस ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव्स। जो एथनिक और कल्चरल डिफरेंसेस है उनको भी इफेक्टिवली जो है एक तरह से उनको साथ में ला सकता था और उनको एड्रेस कर सकता था, ठीक है ना। तो ये एडिशनल 2 और पॉइंट थे जो दिए जा रहे थे फेवर में। लेकिन प्रेजेंट स्टेट में ऑथर ने ये बोला कि प्रेजेंट में सिचुएशन थोड़ी सी डिक्लाइन में देखने को मिलती है। गिवन द सेंट्रलिटी ऑफ द पार्लियामेंट टू इंडिया चोजन पब्लिक लाइफ, इट्स सिक्योरिटी ब्रीच इज अ ब्रीच इन्फ्लिक्टेड ऑन द नेशन एज ए होल। जो अभी सिक्योरिटी ब्रीच हुआ था पार्लियामेंट में उसके रिगार्डिंग ही ये पूरा कॉन्टेक्स्ट में आया है कि उसके बाद जो अपोजिशन पार्टी ने डिमांड की थी कि आप एक कमेटी बैठाइए और स्क्रूटनी कीजिए पार्लियामेंट की जो सिक्योरिटी है वो प्राइम इंपॉर्टेंस उसको दिए, तो उसके बाद उनका जो सस्पेंशन है उसके रिगार्डिंग ये है। तो बिल्कुल ऑथर ने ये बोला है, यहाँ पे ऑथर के हिसाब से ये है कि जो सिक्योरिटी ब्रीच है वो पूरे नेशन पे एक तरह से ब्रीच इन्फ्लिक्ट किया गया दिखा जाना चाहिए। और देयर आर रेंज ऑफ पार्लियामेंट्री कमेटी, बहुत सारी पार्लियामेंट्री कमेटी, तो प्रेजाइडिंग ऑफिसर कम से कम ये जरूर कर सकते थे कि अपोजिशन को कॉन्फिडेंस में लेने के लिए कि एक कमेटी ऑन सिक्योरिटी बना देते, कम से कम इतना तो किया ही जा सकता है, ये ऑथर ने यहाँ पे सजेस्ट किया है, ठीक है ना।
while the opposition in the present parliament is not a paragon of parliamentary virtue, it is the responsibility of the leadership of the house, including its presiding officer, that it become the voice of the nation. हालांकि वही बोला कि अगर आप देखें अभी पार्लियामेंट्री वर्च्यू के पैरागन में नहीं है उतने बोला अपोजिशन, लेकिन जो लीडरशिप है हाउस की उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि जो अपोजिशन है वो वॉइस ऑफ नेशन बन पाए, ठीक है ना। जो एंटायर अपोजिशन को लगभग सस्पेंस किया है दोनों हाउसेस से, तो ये टेस्ट तो ये फुलफिल नहीं कर रही है, ओथन ने ऐसा बोला है। और इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट टू रीस्टेट द प्रिंसिपल दैट इट इज नॉट द ट्रुथ दैट अ रूलिंग डिस्पेंसेशन अपहोल्ड्स दैट सर्व्स इट्स क्लेम टू रूल, बट इट्स एबिलिटी टू डिफेंड द कोर्स दैट इट परस्यूज एट द ट्रुथ। तो ये यहाँ पे ओथन ने फाइनली कंक्लूड किया है। आगे देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट कुछ खबर है। ईस्टर्न टाइज इंडिया मालदीव्स की कई दिन से हम डिस्कस कर रहे हैं। जो प्राइम मिनिस्टर मोदी का टूरिज्म प्रमोशन था लक्षद्वीप के लिए, उसने सोशल मीडिया पे एक रो जरूर स्पार्क किया था और जिसकी वजह से डिप्लोमेटिक क्लेश दिखे थे फिर, और इंडिया और मालदीव्स के रिलेशन थोड़े से वर्षन होते दिखाई दिए। उसके बाद जो डिस्पैरेजिंग रिमार्क्स आए थे उससे 3 मालदीवियन मिनिस्टर्स को सस्पेंड भी किया गया था और इंडिया ने एक्सप्रेस किया था कंसर्न और इम्पैक्टिंग ट्रैवल बुकिंग्स ने, ठीक, ट्रैवल बुकिंग्स के चलते कंसर्न दिखाया था। जो टाई थे वो इंप्रूव हुई थी अंडर प्रेसिडेंट सोली इन 2018, जिन्होंने बेसिकली इंडिया फर्स्ट पॉलिसी को अडॉप्ट किया था, लेकिन जब से नई लीडरशिप आई है तो कंसर्न तब से अरोज हुए हैं, जिसमें इंडिया आउट कैंपेन को जो बेसिकली वो दिया गया, प्राइमेसी दी गई और उसके बाद वो इलेक्शन भी उसी बेसिस पे जीते। जो पीपीएम के मोहम्मद मुइज़ जो हैं वो अपोजिशन कैंडिडेट इमर्ज हुए और उन्होंने 2023 का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीता और फॉरेन पॉलिसी में उसके बाद शिफ्ट हुआ। जो मोहम्मद मुइज़ जो के प्रेसिडेंसी इट वाज मार्क्ड बाय डिस्टेंसिंग फ्रॉम इंडिया और प्रायोरिटाइज किया उन्होंने टाइज विद चाइना, यूएई और टर्की के साथ। आपने देखा टर्की को उन्होंने सबसे पहले विजिट किया, उसके बाद चाइना को करने गए थे। तो बेसिकली जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग था हाइड्रोग्राफिक सर्वे के लिए वो जो है रिन्यू नहीं करा गया। जो म्यूजिक गवर्नमेंट थी उन्होंने बोला था कि वो इस चीज को रिन्यू नहीं करेंगे और इस वजह से जो है रिलेशंस और थोड़े से जो है वो हमारे खराब हुए। ये बेसिकली जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग था वो हाइड्रोग्राफिक सर्वे पे वो साइन हुआ था, जो पुराने प्रेसिडेंट थे इब्राहिम सोली जी उनके टाइम पे साइन हुआ था और ये बेसिकली बैक्ड बाय द कमिटमेंट ऑफ टू कंट्रीज टू मेंटेन क्लोज कोऑपरेशन इन डिफेंस एंड मैरीटाइम सिक्योरिटी। इस आधार पे बेसिकली साइन हुआ था कि दोनों एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगे और कोऑपरेशन करेंगे डिफेंस और मैरीटाइम सिक्योरिटी में। टैब्लू सिलेक्शन क्या एक पॉलिटिकल बैटल ग्राउंड में टर्न हो रहा है, तो हालांकि अब तो रोटेशन पॉलिसी आ गई है, लेकिन टैब्लू प्रपोजल जो था नॉन बीजेपी रूल्ड स्टेट से जैसे पंजाब, दिल्ली और वेस्ट बंगाल से, उनको रिजेक्ट कर दिया गया था रिपब्लिक डे परेड में। लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने क्लैरिफाई किया था कि जो रिजेक्टेड प्रपोजल थे दे डिडंट अलाइन विद दिस ईयर्स ब्रॉडर थीम एंड प्रोवाइडेड हिस्टोरिकल शॉर्ट लिस्टिंग इन्फॉर्मेशन फॉर पंजाब एंड वेस्ट बंगाल। बेसिकली जो क्राइटेरिया था उसमें वो फिट नहीं हो रहे थे, जो इस ईयर की थीम थी उसमें फिट नहीं हो रहे थे, क्योंकि ऐसा नहीं है पहली बार ये कंट्रोवर्सी हुई, ऐसी कंट्रोवर्सी पहले भी हुई 2022 में हुई थी जब तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक के जो है उनको उन्होंने एक्यूजेशन किया था कि फेडरलिज्म मोड पे अटैक हो रहा है एक तरह से, ठीक है ना। लेकिन वही ने और साथ में ये भी है कि इसमें जो कमेटी है उसमें बहुत सारे फील्ड से जो है लोग लिए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ किसी पर्टिकुलर पार्टी से लिए जा रहे हैं, वो बहुत सारे अलग अलग फील्ड से लिए जाते हैं और स्टैंडर्ड तय किए जाते हैं, उसके बाद जो डिफेंस मिनिस्ट्री उसको सेलेक्ट करती है। लेकिन हालांकि अब तो ये रो खत्म हो गया है कि रोटेशन सिस्टम ला दिया है, ठीक है। आगे देखते हैं माइनॉरिटी राइट टू बी ओपन इंस्टीट्यूशन नोट फॉर गेटोइजेशन। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन जो हियरिंग चल रही है उसमें जो रिगार्डिंग द माइनॉरिटी स्टेटस ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑब्जर्व किया है जो राइट गिवन टू रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर देयर ओन एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस अंडर आर्टिकल 31 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज नॉट इंडेंटेड टू गेटवाइज देम। उनको गेटाइज करने के लिए नहीं है, वो उनको उनके राइट्स एस्टैब्लिश है। वो आर्टिकल जो 38 डज नॉट मैंडेट दैट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ए माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन शुड बी ओनली बाय मेंबर्स ऑफ दैट कम्युनिटी। ऐसा हमने ये अभी पहले पढ़ा था कि उसमें कहीं नहीं लिखा है कि उसी कम्युनिटी के मेंबर जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन में होने चाहिए। जो प्रोविजन है इट कन्फर्स ऑन द माइनॉरिटी द डिस्क्रिशन टू चूज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द इंस्टीट्यूशन। एडमिनिस्ट्रेटर्स कोई से भी हो सकते हैं, डिस्क्रिशन है उसके पास। जो सेंटर है उसने कंटेंट किया था कि जो एएमयू है ये एस्टैब्लिश हुआ 1875 में एंड इट कैन नॉट बी कंसीडर्ड अ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन गिवन इट्स नेशनल कैरेक्टर। उसके नेशनल कैरेक्टर के चलते जो है उसको माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन नहीं समझना चाहिए। ऐसा जो है सेंटर ने यहाँ पे अपना जो है फाइल किया है, ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट ने क्वेश्चन किया है सेंटर को ऑन जीएम मस्टर्ड क्रॉप पे। जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने क्वेश्चन किया है गवर्नमेंट को कि वेदर द जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमिटी हैड कंसीडर्ड द रिपोर्ट्स ऑफ द कोर्ट अपॉइंटेड टेक्निकल एक्सपर्ट कमिटी ऑन द बायो सेफ्टी ऑफ ट्रांसजेनिक मस्टर्ड हाइब्रिड DMH11 बिफोर अप्रूविंग इट फॉर एनवायरमेंटल रिलीज। एनवायरमेंटल रिलीज से पहले क्या जो एक्सपर्ट कमिटी जो टेक्निकल एक्सपर्ट कमिटी कोर्ट ने अपॉइंट की थी, क्या उसकी जो रिकमेंडेशन है वो कंसीडर की गई थी या नहीं की गई थी, ठीक है ना।
तो कोर्ट ने यहाँ पे बोला कि दीज आर रिपोर्ट्स इंक्लूडेड अ डिसेंटिंग नोट बाय एग्रीकल्चर साइंटिस्ट आर.एस. परोडा सबमिटेड टू द कोर्ट ऑन द इशू। तो बेसिकली उन्होंने कहा कि आप ये कहते हैं कि ये सारा साइंटिफिक है, लेकिन इसमें जो एक साइंटिस्ट थे एग्रीकल्चर आर.एस. परोडा, उन्होंने जो है डिसेंटिंग नोट जो उसमें सबमिट किया था, तो क्या ये रिपोर्ट जो है कंसीडर की गई थी रिकॉर्ड रूम को जब ये जो है रिलीज के लिए दी गई थी। तो ये बेसिकली यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है इनसे, देखते हैं क्या होता है। आगे देखते हैं, सूरत इंदौर जो है क्लीनेस्ट सिटी जो है आई है, महाराष्ट्र ने स्टेट लिस्ट में टॉप किया है। तो सबसे पहले नंबर पे जॉइंट मिला इस बार इंदौर और सूरत को, जॉइंटली डिक्लेयर किया गया इनको क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया 2023 के अवार्ड में। और ये अवार्ड कौन जारी करता है? ये यूनियन अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री जो है जारी करती है, ठीक है ना। तो तीसरे नंबर पे नवी मुंबई है जो छत्तीसगढ़, और चौथे नंबर पे ग्रेटर विशाखापट्टनम, पांचवें भोपाल। स्टेट में देखें तो सबसे पहले महाराष्ट्र, फिर एमपी, फिर छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना। तो इंदौर जो है वो क्लीनेस्ट सिटी जो है 7 टाइम इन अ रो है जज की गई है। स्टेट रैंकिंग में महाराष्ट्र सबसे पहले, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, ठीक है ना। सिटीज विद पॉपुलेशन ऑफ लेस देन 1 लाख की बात करें तो जो शाश्वत और लोनावाला है महाराष्ट्र में वो जो है, और पाटन छत्तीसगढ़ में, उन्होंने टॉप 3 पोजीशन लिए हैं। जो कंटेनमेंट बोर्ड में देखें तो महू जो कंटेनमेंट बोर्ड है मध्य प्रदेश का, उसको जो है क्लीनेस्ट कंटेनमेंट बोर्ड दिया गया है। वहीं वाराणसी और प्रयागराज को जो है उन्होंने जो है 2 अवार्ड जीते हैं, टॉप 2 अवार्ड्स फॉर द क्लीनेस्ट गंगा टाउन्स की कैटेगरी में। चंडीगढ़ को जो है सेफेस्ट सिटी फॉर सैनिटेशन वर्कर्स के लिए अवार्ड दिया गया है, ठीक है ना। जो थीम थी क्लीनलीनेस सर्वे 2023 की, वो थी वेस्ट टू वेल्थ। तो 2024 की जो थीम है वो है रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल, ठीक है ना। तो स्वच्छ सर्वेक्षण जो है ये बिगेन हुआ था मॉडेस्ट इवैल्यूएशन के साथ 73 मेजर सिटीज इसमें दी गई थी पहली बार 2016 में, और अब जो है इसमें 4447 सिटीज जो है वो कवर की जाती हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे इससे रिलेटेड जो आप ध्यान रखेंगे, चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप, और यही इंपॉर्टेंट डाटा आप याद रखेंगे, ये पूछा जा सकता है, ठीक है। क्राइम्स अगर दिल्ली रेलवे स्टेशन पे देखें तो उनमें राइज देखा गया 105% 2 सालों के अंदर, आरटीआई रिप्लाई में पता गया है। 2021 में जो ऑफिस ऑफ डिप्टी कमिश्नर थी पुलिस रेलवे की दिल्ली में, उसने रिकॉर्ड किया था 2108 क्राइम्स, जो बढ़ के 45% बढ़ के 3065 केस हो गए 2022 में, और 4342 केसेस जो है वो नवंबर 30 2023 तक रिकॉर्ड हुए। और ये अगर देखें तो स्टैगरिंग 105% इंक्रीज है फ्रॉम 2021, ठीक है ना। तो क्राइम्स जो है वो रेलवे स्टेशन पे जो दिल्ली के हैं उनमें ज्यादा बढ़ते दिखाई दे रहे हैं, ये आरटीआई रिप्लाई में पता चला है। आगे देखते हैं वर्ल्ड न्यूज में क्या है। मालदीव्स और चाइना ने कमिट किया है ग्रेटर स्टडी कोऑपरेशन, साइन 20 में एमओयू। तो देखिए चाइना के साथ रिलेशंस बढ़ा रहा है मालदीव्स, और इंडिया के साथ रिलेशन उसके खराब हो रहे हैं। 20 मेमोरेंडम एमओयू साइन हुए हैं। प्रेसिडेंट मुइज़ो जो है चाइना के विजिट पे थे, और दोनों कंट्रियों ने एग्री किया है टू ड्रॉ अप एन एक्शन प्लान फॉर बिल्डिंग अ चाइना मालदीव्स स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फ्रॉम 2024 टू 2028। और बीजिंग ने बोला है इट फर्मली अपोजेज एनी एक्सटर्नल इंटरफेरेंस मालेज इंटरफेरेंस, वही कि माले के इंटरनल अफेयर्स में कोई भी इंटरफेरेंस जो है चाइना जो उसका अपोज कर रहा है। तो बेसिकली इनडायरेक्टली इंडिया के लिए बोला जा रहा है, ठीक है ना। आगे देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट है। बिजनेस में तो आज ऐसा कुछ है नहीं, स्पोर्ट्स में देख लेते हैं। स्पोर्ट्स में भी ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं था, तो वही है कि इंडियन वुमेन जो होप कर रही हैं कि वो उनको ओलंपिक का टिकट मिल जाएगा पेरिस में जो होने वाले हैं, ठीक है ना। तो दिस इज इट रिगार्डिंग टुडे डिस्कशन। होप आपको डिस्कशन अच्छा लगा होगा। आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कैसा लगा है। बाकी शेयर कीजिए ताकि आउटरीच बढ़े और लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचे। सो थैंक यू।